नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज सीरीज़ में। दोस्तों, जब भी हम ITR ऑनलाइन फ़ाइल करते हैं तो हमें कई तरह के सेक्शंस दिखाई देते हैं। ये सेक्शंस गवर्नमेंट ने जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर जो भी हमें इनकम होती है जिसे हम टैक्स फ्री करा सकते हैं, उनके लिए बनाए हुए हैं। हर सेक्शन की एक अलग लिमिट होती है कि कितना आप उसमें इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं और कुछ कंडीशंस होती हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सभी सेक्शंस के बारे में डिटेल से बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है 80C। इस सेक्शन के अंतर्गत आप कई तरह के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे आप PPF अकाउंट खुला सकते हैं, EPF अकाउंट खुला सकते हैं, NSCs ले सकते हैं, या फिर जैसे होम लोन पे कर रहे हैं तो उसका प्रिंसिपल रिपेमेंट को आप टैक्स फ्री करा सकते हैं। NPS में अपना अकाउंट खुला सकते हैं। LIC हो तो LIC में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बच्चों की ट्यूशन फीस भर सकते हैं। और एक ये होता है ELSS, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। कई तरह के म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिनमें आप जो है टैक्स फ्री उन्हें करा सकते हैं। तो 80C में आप लास्ट 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं। सेकंड है 80CCC। ये सेक्शन केवल जो आप एनुअल प्लान अगर लेते हैं इंश्योरेंस के लिए, लाइफ इंश्योरेंस के लिए अगर आप एनुअल प्लान लेते हैं, चाहे वो LIC से हो या कोई अदर कंपनी से हो, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर छूट पाने के लिए आप 80CCC में अप्लाई करेंगे। अगला है 80CCD1। दोस्तों, ये होता है एक एम्प्लॉई या फिर कोई जो इंडिविजुअल है वो अपना इन्वेस्टमेंट NPS में करे, तो ये सेक्शन उसके लिए है। और वो जो एम्प्लॉई है वो कितना उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, तो उसकी भी एक लिमिट है। वो अपना 10% ऑफ बेसिक प्लस DA, अगर कोई एम्प्लॉई है तो उसे बेसिक भी मिल रहा होगा, DA भी मिल रहा होगा, तो उसका जो टोटल 10% है वो अपना इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकता है, NPS के लिए कर सकता है। और एक जो इंडिविजुअल है वो अपना 10% ऑफ एनुअल इनकम का जो है 10% उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये जो 80CCD1 है वो उसी जो पिछले 80C एंड 80CCC उसी में शामिल है। तो टोटल मिला के 1.5 लाख की लिमिट तक ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन तीनों को मिला करके 1.5 लाख की लिमिट ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगला है 80CCD1B। ये दोस्तों एक एडिशनल बेनिफिट दिया हुआ है कि आप 50,000 का एक्स्ट्रा जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो NPS के अंदर। और ये जो आपके तीनों अभी पहले बताए थे उनका पार्ट नहीं है, ये एक सेपरेट है। तो इसमें आप 50,000 की और बेनिफिट ले सकते हो 50,000 का इन्वेस्टमेंट करके। फिर तीसरा है 80CCD2। ये दोस्तों जो आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयर जो है वो अगर कोई कंट्रीब्यूशन करता है आपके अगेंस्ट, मतलब आपके अकाउंट के अगेंस्ट कोई कंट्रीब्यूशन करता है, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट इस सेक्शन के अंडर में दिखा सकता है। तो इसकी 3 कंडीशन है एलिजिबल के लिए। या तो वो एक्चुअल जो कंट्रीब्यूशन है वो दिखा सकते हैं, या फिर 10% ऑफ बेसिक प्लस DA जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर ग्रॉस टोटल इनकम। इन तीनों का जो लोएस्ट पार्ट होगा, इन तीनों में से जो भी लोएस्ट होगा वो जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये सेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ, ये सेक्शन भी उन तीनों का पार्ट नहीं है, मतलब ये एक सेपरेट में सेक्शन है। इसमें आप इन तीनों में जो भी लोएस्ट होगा उतना जो एम्प्लॉयर है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब देखते हैं अगला क्या बताता है। ये देखो, जो मैं आपको बता रहा था 80C, 80CCC, 80CCD1, इन तीनों को मिला करके आप 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब कि 80C में आप 50,000 कर रहे हैं तो इन बाकी दो में 1 लाख तक आप कर सकते हैं। अगर 80C, 80CCC में अगर मान लो 1,20,000 का आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो 80CCD1 में आप 30,000 तक का लास्ट दिखा सकते हैं। मतलब टोटल मिला के 1.5 लाख तक का ही होना चाहिए। या मान लो 80C में ही आप 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं, तो इन दोनों में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर कर भी रहे हो तो लेकिन दिखा नहीं सकते। यहाँ पे ITR जब ऑनलाइन फाइल करते हैं तो आप दिखा नहीं सकते। तो अब नेक्स्ट है 80CCG। ये इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट ने जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए एक अलग से शेयर निकाला है। इसका नाम है RGESS, राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम।
तो इस जो म्यूचुअल फंड है इसमें अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो वो अपना जो अमाउंट है वो टैक्स फ्री करा सकता है। तो मैक्सिमम जो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 का है। आप चाहें तो कितना भी कर सकते हैं, लेकिन 50,000 तक की आप एलिजिबल इन्वेस्टमेंट इसमें शो कर सकते हैं। और जो डिडक्शन है वो आपको 50%, जो भी मैक्सिमम एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है उसका 50% ही आपको डिडक्शन मिल सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड दिया हुआ है 50,000, 90,000, 20,000। और जो मैक्सिमम एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 इसका है, और जो 90,000 इन्वेस्ट कर रहा था उसका भी 50,000 तक ही दिखा सकते हैं, और जो 20,000 कर रहा था तो वो लिमिट के अंडर में ही है, तो 20,000 रह गया। अब डिडक्शन की बात करें तो 50,000 ऑफ मैक्सिमम एलिजिबल लिमिट है, तो सबका 50% हो गया, 25,000, 25,000 और 10,000, इतना आप डिडक्शन इसमें दिखा सकते हैं। अब आता है सेक्शन 80D। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि इस सेक्शन के अंतर्गत अगर आप अपनी या अपने किसी डिपेंडेंट की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आप इस सेक्शन के अंतर्गत उसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कंडीशंस दी हुई है कि जैसे फर्स्ट कंडीशन है कि आपकी फैमिली में किसी ने भी 60 ईयर की एज अगर अटेंड नहीं करी है तो आप जैसे सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रंस की तो 25,000 तक, और पेरेंट्स अगर आपके हैं और वो भी 60 ईयर की एज उन्होंने अटेंड नहीं करी है तो उनकी भी 25,000 तक आप छूट ले सकते हैं। तो ये टोटल 50,000 की छूट आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। और सेकंड कंडीशन है अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो 60 ईयर्स के अबव हैं तो आप 25,000 की तो अपने सेल्फ एंड स्पाउस एंड डिपेंडेंट की, और 30,000 की उनकी पेरेंट्स की आप जो है टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो टोटल 55,000 का आप यहाँ पर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं इस कंडीशन में। और थर्ड कंडीशन है कि आपकी फैमिली में से भी किसी ने 60 ईयर की एज को अटेंड कर लिया है और पेरेंट्स ऑलरेडी 60 ईयर की एज को अटेंड कर चुके हैं, तो 30,000 तो अपनी फैमिली की और 30,000 अपने पेरेंट्स की, तो टोटल मिला कर के 60,000 की आप टैक्स बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट है 80DD। तो दोस्तों इस डिडक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं अपने डिपेंडेंट्स का, जैसे स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स का, और जो कि कुछ डिसेबिलिटी उनमें है, तो इसमें आप जो डिडक्शन लिमिट्स हैं वो है 40%। अगर डिसेबल है तो 75,000 का आप डिडक्शन कर सकते हैं, और अगर 80% और उससे अबव डिसेबिलिटी है आपके किसी डिपेंडेंट की तो आप 1.25 लाख यानी कि 1,25,000 तक का आप जो है डिडक्शन करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक नोट लिखा हुआ है, अगर आपको ये क्लेम करना हो, ये इस डिडक्शन को क्लेम करना हो तो आपको फॉर्म 10IA भरना होगा। तो फॉर्म 10IA की मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों देखो फॉर्म 10IA का फॉर्मेट है, इसे आप फिल करके ये जो न्यूरोलॉजिस्ट या जो भी आपके यहाँ पे स्पेसिफिक मेडिकल ऑफिसर दिया हुआ है तो उससे आप यहाँ पर साइन करा सकते हैं। तो अगला जो है वो है 80DDB। इस सेक्शन में अगर आप अपने किसी डिपेंडेंट का या खुद का मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं और वो भी एक स्पेसिफाइड डिजीज़ के लिए या एलिमेंट्स के लिए, जिसे आप कहते हैं एलिमेंट्स भी आप जिसे कह सकते हैं, या सीरियस बीमारी का आप अगर इलाज कराते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये सेक्शन 80DD बनाया हुआ है। इस सेक्शन में डिडक्शन लिमिट्स आपको दी हुई हैं। अगर आप नॉर्मल हैं मीन्स एक ज़्यादा एज के नहीं हैं तो 40,000 का आप इसमें डिडक्शन ले सकते हैं। सीनियर सिटीज़न है, अबव 60 ईयर आपकी एज हो चुकी है तो 60,000 का आप ले सकते हैं। सुपर सीनियर सिटीज़न है तो 80,000 का आप ले सकते हैं। तो अगला है 80E। 80E दोस्तों जो आप एजुकेशन लोन लेते हैं उसके जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं उसको टैक्स फ्री कराने के लिए आप इस सेक्शन के अंतर्गत आप उसको शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कोई भी लिमिट नहीं है कि आप कितना उसमें शो कर सकते हैं, जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं उतना आप शो कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि डिडक्शन जो है वो जो प्रिंसिपल रीपेमेंट होता है आपका लोन का उस पर एप्लीकेबल नहीं है, केवल इंटरेस्ट पे एप्लीकेबल है। तो इसमें एक नोट भी है कि दिस डिडक्शन इज़ ओनली अवेलेबल ओनली फॉर 8 years starting from the year of interest repayment or until the interest fully repaid whichever is earlier। या तो आपका इंटरेस्ट
पूरा पे हो चुका है या फिर आपके 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब जब से आपने लोन की इन्वेस्टमेंट वो लोन की किस्तें चालू करी है तब से 8 साल हो चुके हैं, या फिर आपका इंटरेस्ट पूरा पे हो चुका है। तो इन दोनों में से जो भी पहले होगा तब तक आप उसको डिडक्शन को अप्लाई कर सकते हैं इस सेक्शन के अंतर्गत। अब नेक्स्ट है ATEE। तो ATE जो है वो आपका जो होम लोन होता है उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है उसमें आप डिडक्शन ले सकते हैं इसके अंतर्गत, और इसकी मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो 50,000 गवर्नमेंट ने तय करी हुई है। और इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। लोन अमाउंट जो है वो आपका 35 लाख या उससे कम होना चाहिए, और जो आपका सैंक्शन ईयर है, जो जिस ईयर में आपको लोन सैंक्शन हुआ है वो फाइनेंशियल ईयर वही होना चाहिए जिस फाइनेंशियल ईयर की आप बात कर रहे हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर की आप ITR ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं। नेक्स्ट है ATG। ATG की डेफिनेशन ये है कि आप जो कई तरह के डोनेशन करते हैं, जैसे किसी रिलीफ फंड में आपने डोनेट किया या किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में आपने डोनेट किया, तो वो जो भी डोनेशन आप करते हैं तो उसका टैक्स रिबेट जो है वो इस सेक्शन के अंतर्गत आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कई तरह की कंडीशंस होती हैं कि आप किस पर्टिकुलर रिलीफ फंड में आप डोनेट कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में आप पे कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग डिडक्शंस आप ले सकते हैं। जैसे कि पहला दिया हुआ है डोनेशन एंटाइटल फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। यहाँ पर आप कितना भी उसमें डोनेशन कर सकते हैं और उसका 100% डिडक्शन ले सकते हैं। दूसरा है कि आप 50% डिडक्शन ही ले सकते हैं, नो क्वालिफाइंग लिमिट। कुछ रिलीफ फंड ऐसे होते हैं जिन पे आप कितना भी डोनेट करो लेकिन उसका 50% का डिडक्शन ले सकते हैं। कुछ ऐसे रिलीफ फंड होते हैं जिनमें आप जो है कुछ क्वालिफाइंग लिमिट्स होती हैं कि आप अपने इनकम का कितना उसमें पे कर सकते हैं और उस पर आप 100% डिडक्शन ले सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें क्वालिफाइंग लिमिट भी होती है लेकिन आप उसका 50% ही डिडक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था, अगर आप डोनेट करते हैं तो उसमें डिडक्शन कैसे लिया जाए। नेक्स्ट है ATGG। तो दोस्तों ATGG जो है वो होता है डिडक्शन फॉर रेंट पे। जो भी आप रेंट पे करते हो तो उस पर आप अगर डिडक्शन लेना चाहते हो इस ITR में तो आप इस सेक्शन में उसको शो करेंगे। इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। एक तो अगर आप HRA रिसीव कर रहे हैं और रेंट भी पे कर रहे हैं, और एक होता है HRA रिसीव नहीं कर रहे हैं और रेंट भी पे कर रहे हैं। तो इन दोनों कंडीशंस में अलग अलग जो है अपन कैलकुलेशन करेंगे कैसे हम जो इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। तो पहला जो है, अगर HRA आप रिसीव कर रहे हैं और रेंट पे कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको एक फॉर्म भरना होगा 10BA। तो मैं वो आपको अगली वीडियो में जब भी हम ITR फाइल करेंगे तो उसमें बता दूंगा 10BA कहाँ से भरते हैं, तो वो आपको भरना होगा। डिडक्शंस की कुछ कंडीशन है, जो भी आपको HRA मिल रहा है उसमें से कितना जो है टैक्स फ्री होगा और कितने पर टैक्स लगेगा, उसकी हम कैलकुलेशन यहाँ से कर सकते हैं। जो भी इन तीनों कंडीशन, ये जो 3 कंडीशंस दी है, इनमें से जो भी लोएस्ट होगा उतना तो टैक्स फ्री होगा, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट फ्रॉम HRA वो आपका टैक्सेबल होगा। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन है 40% ऑफ बेसिक प्लस DA। अगर आप मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली में नहीं रहते हैं तो 40%, अगर इनमें रहते हैं तो 50% ऑफ बेसिक प्लस DA। सेकेंड कंडीशन है HRA जो भी आपको रिसीव हो रहा है वो। थर्ड कंडीशन है रेंट पेड, जो भी आप रेंट पे कर रहे हैं माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस DA। इन तीनों में से जो भी लिस्ट अमाउंट आएगा, जो भी लोएस्ट अमाउंट आएगा वो तो आपका टैक्स फ्री होगा, और जो रेस्ट अमाउंट है HRA में से उसको लेस करके जो भी अमाउंट है वो आपका टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, जैसे मान लीजिए HRA आपको मिल रहा है 2500 रुपये, बेसिक प्लस DA आपकी हो रही है 25,000 रुपये, और रेंट जो आप पे कर रहे हैं वो है 3500 रुपये पर मंथ की बात करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन जैसा कि आप देख सकते हैं 40% ऑफ 25,000, ये हो गया 10,000। HRA रिसिप्ट जो है वो 2500, और थर्ड कंडीशन में जो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ 25,000, ये हो गया टोटल आपका 3500 माइनस 2500 इज इक्वल टू 1000। तो जो 1000 रुपये हैं वो आपके टैक्स फ्री होंगे,
और HRA जो 2500 था उसमें से 1000 माइनस करके जो 1500 रुपये बचे वो आपके टैक्सेबल होंगे। तो ये थी कंडीशन जब आपका HRA रिसीव हो रहा था। अब दूसरी कंडीशन है जब आपका HRA रिसीव नहीं हो रहा है, मतलब आपको HRA नहीं मिल रहा है और आप रेंट पे कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो है रेंट एग्रीमेंट बनवाना होगा। मतलब अपने जो भी ऑनर है उससे आप रेंट का एग्रीमेंट बनवाइए। और जो डिडक्शंस की कंडीशन है वो इस प्रकार है, इनमें भी 3 कंडीशन है। तीनों कंडीशन में जो भी लोएस्ट होगी वो आप जो है टैक्स में रिबेट ले सकते हैं, वो आप पूरा टैक्स में रिबेट ले सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन है या तो आप 5000 पर मंथ पे कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन है 25% ऑफ टोटल इनकम। जो ये टोटल इनकम यहाँ पर है उसमें कुछ कंडीशन है कि जो इनकम आपकी निकाली जाएगी वो आफ्टर ऑल डिडक्शंस एक्सेप्ट 80GG, मतलब कि जितने भी आपके डिडक्शन आपने करा लिए उसके बाद जो इनकम बचती है वो आपकी टोटल इनकम या उसको एडजस्टेबल इनकम भी कहते हैं वो होगी, और उसका आपको 25% यहाँ निकालना है। फिर है थर्ड कंडीशन रेंट पेड माइनस 10% ऑफ जो ऊपर एडजस्टेड इनकम निकाली थी वो आफ्टर ऑल डिडक्शन। तो इन तीनों में जो भी लोएस्ट होगा उतना ही आप अपना जो है रेंट पेड का डिडक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी रेंट अगर आप पे करें उसकी बात। अब नेक्स्ट है 80GGA। दोस्तों ये सेक्शन गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया हुआ है, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के अगेंस्ट आप अगर डोनेट करते हैं कुछ भी, जो भी अमाउंट आप डोनेट करते हैं, तो आप उसका रिबेट इस सेक्शन के अंतर्गत ले सकते हैं। तो इसमें एक नोट लिखा हुआ है एप्लीकेबल फॉर ऑल एसएससीज एक्सेप्ट दोज हु हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर किसी की इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से हो रही है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, केवल इंडिविजुअल जो सैलरीड है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और इसकी भी एक लिमिट दी हुई है, अगर आप कैश से पेमेंट करते हैं तो 10,000 ही कर सकते हैं, और इसके अलावा चेक और ड्राफ्ट से अगर करते हैं तो आप कितनी भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं, और 100% जो है उस अमाउंट का आप डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। 100% मीन्स जो भी आप लगा रहे हैं, जो भी आप डोनेट कर रहे हैं, उतना का उतना ही आप इसमें डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये थी बात 80GGA की। अब है नेक्स्ट 80GGC। ये जो सेक्शन है वो अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेट करते हैं तब आप इस सेक्शन के अंतर्गत जो डिडक्शन है वो क्लेम कर सकते हैं, और जो डिडक्शन की क्लेम करने का जो अमाउंट है वो भी 100% है। जितना आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे रहे हैं उतना ही आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब इस सेक्शन में एलिजिबल होने के लिए द कंट्रीब्यूशन शुड नॉट बी मेड इन फॉर्म ऑफ कैश। जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कैश में नहीं होना चाहिए। डोनेशन मेड इन एनी अदर फॉर्म इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। इसके अलावा जो भी आप जिस भी फॉर्म में आप डोनेट कर रहे हैं तो वो उसके लिए आप एप्लीकेबल होंगे और 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये थी बात 80GGC की। नेक्स्ट है 80RRB। 80RRB एक बिल्कुल ही अलग सेक्शन है जिसमें बात की जाती है इनकम की, जैसे कि इनकम फ्रॉम रॉयल्टी ऑफ ए पेटेंट। अगर आप किसी चीज़ का पेटेंट बना रहे हैं और उससे आपको कोई इनकम होती है तो आप इस सेक्शन के अंतर्गत उसको टैक्स फ्री करा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसका वो है आप इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए, पेटेंट होल्डर आप खुद होने चाहिए, पेटेंट आपका रजिस्ट्रेशन कराया हुआ होना चाहिए अंडर एक्ट ऑफ 1970, और इसकी जो क्लेम करने की लिमिट है वो 3 लाख तक की है। अगर आपको पेटेंट कराने पर जो भी इनकम हुई है वो 3 लाख या 3 लाख से ऊपर होती है तो आप 3 लाख तक का ही आप डिडक्शन क्लेम करा सकते हैं। कई तरह के जो होते हैं पेटेंट अपने नाम रजिस्टर कराते हैं, आप जानते हैं इस बारे में, तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत उसको टैक्स रिबेट करा सकते हैं। तो ये थी बात 80RRB की। नेक्स्ट है 80QQB। 80QQB भी एक स्पेशल सेक्शन है जो कि ऑथर्स के लिए है। कोई बुक लिखता है किसी प्रकार की तो वो ऑथर इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। तो उसकी भी लिमिट यहाँ पर 3 लाख ही दी हुई है, और एक और कंडीशन दी हुई है, इन दोनों में से जो भी लोएस्ट होता है तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो सेकंड जो है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो ऑथर की कैसे कैलकुलेट होती है, वो होती है
includes any income by author's profession, lump sum consideration for assignment of any of his her interest in the copyright of book or royalty of or copyright fees for others book। मतलब जो भी कॉपीराइट में फ़ीस लगी है या इंटरेस्ट उस पर लगा है, चार्जेस लगे हैं, कोई भी इनकम हुई है, तो टोटल मिला करके जो भी होता है वो ग्रॉस टोटल इनकम उसकी मानी जाती है। तो इन दोनों में से जो भी लोएस्ट होगा तो वो अपना डिडक्शन क्लेम कर सकता है। ये थी बात 80 QQB की। नेक्स्ट है 80 TTA। दोस्तों ये सेक्शन, अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है और उस सेविंग अकाउंट से आपको कोई इंटरेस्ट गेन होता है तो इस सेक्शन के थ्रू आप उस इंटरेस्ट को टैक्स फ्री करा सकते हैं। और उसकी जो लिमिट है वो 10,000 है। मतलब किसी फाइनेंशियल ईयर में आपको मान लो 10,000 या 12,000 का आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो भी आपकी इनकम में शो होगा, तो उसे फ्री कराने के लिए, टैक्स फ्री कराने के लिए इस सेक्शन में आप उसको शो कर सकते हैं। तो और सेविंग अकाउंट्स आपके किसी भी जो ये फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस, इनमें किसी में भी आपका अकाउंट हो और उससे आपको इंटरेस्ट हो तो आप इस सेक्शन के अंतर्गत उसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी 80 TTA। नेक्स्ट है 80 U। दोस्तों ये सेक्शन भी जो है आपके डिसेबल कोई भी पर्सन है उसके लिए बनाया हुआ है। अगर पर्सन जो है 40% डिसेबल है तो वो सीधा 75,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकता है इस सेक्शन के अंतर्गत। अगर पर्सन 80% और उससे अबव, उससे मोर या कह सकते हैं उससे ज़्यादा डिसेबल है तो वो सीधा 1.25 लाख का डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकता है। इस जो डिडक्शन को क्लेम करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है मेडिकल अथॉरिटी से और उसको टाइमली रिन्यू कराना होता है। टाइमली रिन्यू का मतलब है कि हर फाइनेंशियल ईयर में आप इसको क्लेम करेंगे तो हर फाइनेंशियल ईयर में वो जो आपका सर्टिफिकेट है वो रिन्यूड होना चाहिए। मतलब हर बार आपका सर्टिफिकेट नया होना चाहिए, तभी आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी डीप जानकारी सभी सेक्शंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको सारे सेक्शन की डेफिनेशन और उसकी कंडीशन आपको समझ में आ चुकी है। तो अब आपको जो ITR फाइल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। तो इसी प्रकार के मैं वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।